नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय ई 203 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में जानते हैं एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री किस प्रकार लैग करता है और करंट और वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस की हेनरी वैल्यू है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और जो पावर का वेरिएशन है डबल फ्रीक्वेंसी का, उसकी एवरेज वैल्यू 0 कैसे आती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेसन। इंडक्टर एक दो टर्मिनल का पैसिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। ये एक निष्क्रिय परिपथ अवयव है जो एक कुंडलित संरचना में कॉइल कॉन्फ़िगरेशन में करंट के साथ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर या रिलीज करने का काम करता है। इंडक्टर के गुण को हम इंडक्टेंस कहते हैं, जो खुद में करंट के होने वाले चेंजेस को रोकता है और करंट चेंज के लिए यहाँ टर्मिनल्स पे वोल्टेज की डिमांड करता है। इंडक्टर को हम सिर्फ कॉइल या एक चौक या रिएक्टर कह सकते हैं। एक आइडियल इंडक्टर मोटे अच्छे कंडक्टिव वायर का कॉइल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। अक्सर हम इस कॉइल को एक फेरोमैग्नेटिक स्टील या फेराइट की कोर के ऊपर लपेटते हैं जिसकी की परमेबिलिटी हाई होती है ताकि हमें हायर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाए। इंडक्टर कॉइल के एंड टर्न्स में जब हम करंट भेजते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बनाता है। अगर करंट समय के साथ टाइम वेराइंग हो तो ऐसे करंट एक्साइटेशन से कॉइल के चारों तरफ एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और ये फ्लक्स कॉइल के फेरों से जुड़कर उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स लिंकेजेस में जो टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज है उसके प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में करंट में टाइम रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल है। अब ऐसी किसी कुंडलित संरचना में जिसमें करंट के चेंज से ईएमएफ पैदा हुआ है, उसमें अगर करंट के चेंज को जारी रखना है, मेंटेन रखना है, तो हमें इस ईएमएफ के काउंटर में इक्वल और ऑपोजिट अप्लाइड वोल्टेज लगानी होगी। किसी कुंडली में समय के साथ धारा परिवर्तन की दर और लगाई गई वोल्टेज के बीच में ये जो अनुपातिक संबंध है, इसे एक बराबर का समीकरण बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं और इस कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं और उसे हेनरी इकाई में नापते हैं। तो ध्यान रहे, एक इंडक्टर में वोल्टेज करंट नहीं बनाती बल्कि समय के साथ करंट में चेंज करती है। अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो समय इंक्रीज होने पे करंट भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा, और अगर ये वोल्टेज नेगेटिव है तो समय बढ़ने के साथ साथ करंट डिक्रीज होगा, करंट में नेगेटिव चेंज होगा। अगर किसी कॉइल में वोल्टेज है तो उसमें समय के साथ करंट में बदलाव होगा, और अगर समय के साथ कॉइल के करंट में बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब है कॉइल के सिरों में वोल्टेज है। अगर किसी इंडक्टिव कॉइल के टर्न्स में करंट है तो करंट अपने प्रभाव से चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अगर सोर्स एक्साइटेशन कॉइल के करंट को इंक्रीज करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, और ऐसी स्थिति में इंडक्टर कॉइल सोर्स के द्वारा एनर्जी पाके और उस एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेगा, और यही स्टोर्ड एनर्जी जो करंट की स्क्वायर रिलेशन के प्रोपोर्शनल है, हाफ LI स्क्वायर के रूप में दी जाती है, जहां L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। वही स्टोर्ड एनर्जी करंट के डिक्रीज होते समय अपने मैग्नेटिक फील्ड को जब कमजोर करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी वापस सोर्स को रिलीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक इंडक्टर इंक्रीजिंग करंट कंडीशंस पे एनर्जी को स्टोर करता है और डिक्रीजिंग करंट कंडीशंस पे एनर्जी को रिलीज करता है, और किसी करंट I पे उसकी स्टोर्ड एनर्जी हाफ LI स्क्वायर, एक स्क्वायर फंक्शन है, तो करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन का हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनर्जी हमेशा उसमें पॉजिटिव रहेगी, और ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा। कल्पना करो कि एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का एक आइडियल इंडक्टिव कॉइल में हमने साइनोसॉइडल करंट एक्साइटेशन दिया हुआ है, और इस करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड साइनोसॉइडली टाइम के साथ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जब बदलता है तो उसका पीक मैग्नीट्यूड या शिखर मान या अधिकतम मान IM है। हमें मालूम है कि कॉइल में करंट का चेंज एक वोल्टेज के रूप में कॉइल के सिरों पर आ जाएगा, और वोल्टेज और di/dt के बीच में V = L di/dt रिलेशन है। कॉइल में करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो करंट के समय के साथ बदलने से परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बना के कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के काउंटर में ये बाहर से अप्लाइड वोल्टेज करंट के टाइम रेट ऑफ चेंज को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और V = L di/dt के इस रिलेशन में अगर करंट एक्सटेंड
स्टैंडर्ड साइनोसोडल टाइम वेरिएशन है, तो हम यहाँ करंट की जगह अगर Im sin ओमेगा t लिखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं वोल्टेज निकालने के लिए, तो Im यहाँ एक कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर L से मल्टीप्लाई हो गया है, और sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t है प्लस, और ये जो टाइम का मल्टीप्लायर है ओमेगा, वो भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो हम यहाँ Im को जब ओमेगा L से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रोडक्ट को एक नया नाम वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और साइन और कोस मिलते जुलते फंक्शन है, और हम एक कोसाइन वोल्टेज को ऐसी साइन वेव समझ सकते हैं जो 90 डिग्री पॉजिटिव फेज से शुरू हो रही है। वो सेम फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी साइनोसोडल वोल्टेज है जो करंट से फेज में 90 डिग्री आगे है, और वोल्टेज का शिखर मान करंट के शिखर मान के साथ एक प्रोडक्ट ओमेगा एल को मल्टीप्लाई करने से आता है। इस ओमेगा एल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। एक आइडियल इंडक्टर में साइनोसोडल करंट एक्साइटेशन के साथ जो कोयल के सिरों पे वोल्टेज लगाई जाती है, उन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और वोल्टेज का फेज करंट के फेज से 90 डिग्री आगे है, या करंट फेज में इंडक्टर में वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के रिलेशन को, वोल्टेज को एक स्टैंडर्ड साइनोसोडल रेफरेंस वेव जिसका t0 पे फेज एंगल 0 है वो मानकर कर सकते हैं। हमें पता है di/dt अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है इंडक्टर का। हम इस रिलेशन को जो करंट के डिफरेंशिएशन को वोल्टेज से जोड़ता है उसे इंटीग्रेट करके करंट को वोल्टेज के इंटीग्रेशन के तौर पे रख सकते हैं, और L दूसरी तरफ के डिवीजन में आ जाएगा। मैं वोल्टेज की जगह उसका अगर साइनोसोडल एक्सप्रेशन लिखता हूं, वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी है। ध्यान रहे, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, और ये टी का मल्टीप्लायर ओमेगा जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में आया था इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाएगा। और हमारा करंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें Vm अपॉन ओमेगा L एक मैग्नीट्यूड आ गया, और ये एक नेगेटिव कोसाइन वेव है। एक नेगेटिव कोसाइन वेव को हम एक ऐसी साइन वेव समझ सकते हैं जो 90 डिग्री लैगिंग फेज से स्टार्ट हो रही है। तो हम पाते हैं कि हमारी वोल्टेज के 0 फेज से करंट का फेज 90 डिग्री पीछे है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहाँ Vm अपॉन ओमेगा L को हम साइनोसोडल वेरिएशन का अगर पीक मैग्नीट्यूड कहें तो वो वोल्टेज के पीक मैग्नीट्यूड से ओमेगा L को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कह सकते हैं। ये रिलेशन रखता है। ये रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले पाया था, मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू Im XL, और यहाँ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। पहले हमने पाया था कि करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे था। जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एक इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात जिसे X से डिनोट करते हैं, और L इंडक्टर का सिंबल है। तो XL क्या है? हमने जाना कि जब हम साइनोसोडल करंट देते हैं और वो समय के साथ लगातार बदलता है तो इंडक्टर कॉइल के टर्मिनल्स पे एक वोल्टेज भी लगातार बनाए रखनी पड़ती है। वो सेम फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग साइनोसोडल वोल्टेज करंट से फेज में 90 डिग्री आगे है या करंट फेज में 90 डिग्री पीछे है, और करंट का पीक मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड एक रेजिस्टेंस जैसा रिलेशन रखते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पे XL इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया है जो ओमेगा और L का प्रोडक्ट है। हम कह सकते हैं कि ये जो XL है वो एक रेजिस्टेंस जैसा गुण है, वोल्टेज और करंट का रेशो है, यूनिट ओम है, जो अल्टरनेटिंग सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो को अपोज करता है और करंट फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड करता है। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोडक्ट है, यहाँ ओमेगा रेडियन पर सेकंड में और L हेनरी में है, तो XL की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम जैसी है और ओमेगा 2 पाई f होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और अगर किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो सेम वोल्टेज पे सर्किट का करंट कम हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि अल्टरनेटिंग सर्किट्स में एक इंडक्टर करंट लिमिटिंग का काम कर सकता है, और जब करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो ऐसा आइडियल इंडक्टर करंट फ्लो को अपोज करते समय अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करते समय भी एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता, और इसमें एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होती है। जो वोल्टेज और करंट के पीक मैग्नीट्यूड के साथ रिलेशन था उसे हम RMS वैल्यूज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि किसी इंडक्टर के अक्रॉस RMS वोल्टेज और उसके थ्रू RMS करंट का रेशो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L के बराबर है, जहां ओमेगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर हम
किसी इंडक्टर के अक्रॉस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वोल्टेज लगाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लीनियर रूप से बढ़ता है, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो सेम वोल्टेज सोर्स से सर्किट का करंट डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होने पे करंट का मैग्नीट्यूड एक इंडक्टर सर्किट में बहुत कम हो जाएगा। और अगर हमने सप्लाई डीसी ली है तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, तो एक इंडक्टर डीसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और वो करंट फ्लो को बिल्कुल ओपोज नहीं करेगा। जब हम एक आइडियल इंडक्टर कॉइल जिसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है उसे एक ऐसे साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट का एक्साइटेशन देते हैं जिसका T0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो है या फेज एंगल जीरो है, जैसा कि यहाँ ऑरेंज वेव में दिखाया हुआ है, तो ऐसे करंट के टाइम वेरिएशन से कॉइल के सिरों पे एक कोसाइनोसोइडल वोल्टेज बनती है जो साइन वेव में 90 डिग्री के पॉजिटिव प्लस 90 फेज एंगल से समझा जा सकता है। और हम पा रहे हैं कि वोल्टेज का पीक करंट के पॉजिटिव पीक से टाइम में 90 डिग्री पहले आ रहा है, या ऐसे सर्किट में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री फेज में पीछे की कंडीशंस पे है। इंडक्टर के करंट वोल्टेज रिलेशन को याद करने के लिए हम कैपेसिटर से उल्टा मान सकते हैं। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे होता है तो इंडक्टर में उल्टा वोल्टेज करंट से आगे है और करंट वोल्टेज से पीछे है। अगर उसी तरह के एक आइडियल इंडक्टर को सिरों पर ऐसी साइनोसोडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं जिसका फेज एंगल जीरो है, जो T0 पे अपने इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो से शुरू होती हुई यहाँ शान वेव में दिखाई जा रही है, तो लगाई गई वोल्टेज से इंडक्टर में करंट का चेंज होगा, पॉजिटिव वोल्टेज से करंट में पॉजिटिव चेंज होगा और करंट का पीक वोल्टेज के पीक से 90 डिग्री पीछे रहता हुआ एक नेगेटिव कोसाइन वेव जैसी ऑरेंज वेव यहाँ बन रही है, वैसी करंट बनेगी। और हम कह सकते हैं कि एक इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, वोल्टेज लीडिंग फेज कंडीशन पे है और करंट 90 डिग्री या एक क्वार्टर ऑफ ए साइकिल पीछे की कंडीशंस में है। एक आइडियल इंडक्टर में जीरो फेज वाली स्टैंडर्ड वोल्टेज वेव का साइनोसोडल अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया जाता है, जैसा कि यहाँ शान वेव में हमने दिखाया है। तो इंडक्टर कॉइल का करंट ऑरेंज वेव के अनुसार एक नेगेटिव कोसाइन वेव होगी, जो एक ऐसी साइनोसोडल वेव है जिसका फेज वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ है। तो एक आइडियल इंडक्टर में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे की फेज में साइनोसोडल सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जब बदलता है तो यहाँ नीले फ्रेम में जो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारी सप्लाई वोल्टेज की, जिसमें वोल्टेज पॉजिटिव रहता है, कभी कम और कभी ज्यादा। आप देख रहे हैं सर्किट का करंट वोल्टेज di/dt करता है, पॉजिटिव वोल्टेज से पॉजिटिव di/dt होगी और मेरे सर्किट का करंट नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक लगातार इंक्रीज होता है। जिस समय वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड कम है उस समय करंट में ये जो पॉजिटिव चेंज है वो धीमा है, और जिस समय मेरा अप्लाइड वोल्टेज सबसे ज्यादा पीक पॉजिटिव है उस समय करंट में सबसे तेज चेंज होता हुआ यहाँ डायरेक्शन चेंज होती है और करंट उल्टी डायरेक्शन से सीधी डायरेक्शन में आ जाता है। अगले लाल फ्रेम में जब मेरी वोल्टेज की नेगेटिव साइकिल चलती है तो आप देखिए कि नेगेटिव वोल्टेज से di/dt भी नेगेटिव हो गया है और करंट समय बढ़ने के साथ नेगेटिव चेंज पॉजिटिव पीक से लगातार घटते हुए नेगेटिव पीक तक आ जाता है। और जिस समय उल्टी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है करंट में नेगेटिव चेंज सबसे तेज होते हुए जीरो क्रॉस होता है और करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में शान वेव शेप जो वोल्टेज की है उससे 90 डिग्री पीछे ऑरेंज वेव में करंट का होने को हम ग्राफिकल वेव की बजाय फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारी एनालिटिकल कैलकुलेशंस में फेजर डायग्राम ज्यादा कन्वीनियंट अप्रोच है। यहाँ हॉरिजॉन्टल जीरो फेज पोजीशन पे जो करंट फेजर है उससे वोल्टेज फेजर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो वोल्टेज फेजर करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है या करंट फेजर वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री लैग कर रहा है। फेजर वास्तव में रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार रोटेट होते हैं। हम स्टडीज में एनालिटिकल कन्वीनियंस के लिए समय को फ्रीज कर लेते हैं और रोटेटिंग फेजर रुककर वेक्टर पोजीशंस पा लेते हैं। अगर मैं ये फ्रीजिंग समय इंस्टेंट जीरो पे करूं तो मैं पा रहा हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पोजीशन है वो हमारी ऑरेंज कर्व में करंट
को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो शान लाइन है वो यहाँ शान वोल्टेज वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम देख पा रहे हैं कि करंट का पीक से वोल्टेज का पीक 90 डिग्री समय में पहले है, वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है, और जो फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लीड करता है और क्लॉकवाइज लैग करता है। तो ये डायग्राम बता रहा है कि करंट से वोल्टेज का फेजर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण लीडिंग पोजीशन पे है, और यहाँ करंट लैग करता है। क्योंकि एक प्योर इंडक्टर लीनियर सर्किट एलिमेंट है, तो करंट जिस फ्रीक्वेंसी का है वोल्टेज भी उसी फ्रीक्वेंसी की है, और करंट से वोल्टेज का 90 डिग्री लीडिंग फेज में होना यहाँ वोल्टेज फेजर की एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन भी बता रहा है। और सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिप्रेजेंट करने वाले ये फेजर सेम एंगुलर वेलोसिटी से जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन या फेज डिफरेंस समय के साथ बदलता नहीं है। हम अपनी स्टडीज की कन्वीनियंस के लिए किसी भी एक फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोक लेते हैं। अगर मैं वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोकता हूं तो मैं पाता हूं कि वोल्टेज का फेज एंगल 0 हो गया है और करंट इस समय 90 डिग्री नेगेटिव फेज में है। वोल्टेज से अभी भी करंट 90 डिग्री पीछे की कंडीशन पे है, और फेजर की ये जो फ्रीज होने के बाद वेक्टर पोजीशंस है वो यहाँ इस वेव से भी रिप्रेजेंट हो रही है, जहां शान कर्व वोल्टेज की t0 पे 0 इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है, और ऑरेंज कर्व यहाँ 90 डिग्री माइनस फेज कंडीशंस के साथ नेगेटिव पीक की कंडीशंस बता रहा है। समय के साथ जब फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं तो वोल्टेज अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे मैग्नीट्यूड वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बता रहा है, और करंट फेजर का वर्टिकल एक्सिस में प्रोजेक्शन करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बता रहा है। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज से जो करंट में di/dt पॉजिटिव चेंज हो रहा है वो करंट को नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आप देखिए वोल्टेज का जब मैग्नीट्यूड कम था तो करंट में चेंज स्लो था, और जैसे जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है करंट में चेंज ज्यादा तेजी से होने लगा है। जब वोल्टेज फेजर अपने वर्टिकल प्रोजेक्शन से पीक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड की शो कर रहा है उस समय करंट 0 क्रॉस करते समय सबसे तेज पॉजिटिव चेंज कर रहा है। फेजर के रोटेशन से वोल्टेज का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। इस समय सोर्स की जो एनर्जी है वो इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर रही है, और लगातार वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जब घट रहा है तो करंट में रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रही है। और इस समय जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन से आप जाने 0 हो गई है तो हमारा जो करंट में इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज रुक गई है। अब करंट इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा और वर्टिकल एक्सिस पे मेरा प्रोजेक्शन करंट के पीक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। फेजर के फर्दर रोटेशन से वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो गई है और नेगेटिव वोल्टेज अब करंट में नेगेटिव चेंज कर रहा है, और करंट अपने पॉजिटिव पीक से लगातार नेगेटिव पीक की तरफ बदल रहा है। इस समय करंट 0 क्रॉस करते समय सबसे ज्यादा वोल्टेज के साथ सबसे तेज बदलता हुआ यहाँ जब वोल्टेज 0 हुई है तो अपना नेगेटिव पीक पोजीशन पा चुका है। करंट फेजर या वोल्टेज फेजर में से किस फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लिया जाता है स्टडीज के दौरान एनालिटिकल कैलकुलेशन से, उससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में जो फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वोल्टेज वो लीड कर रहा है। यहाँ भी करंट से वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज लीडिंग पोजीशन पे है और क्लॉकवाइज पोजीशन में करंट दोनों फेजर डायग्राम में 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये जो दोनों फेजर हैं वो एक जैसी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेजर को ड्रा करते समय ये वोल्टेज और करंट दो अलग अलग क्वांटिटी हैं जिन्हें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने अलग अलग स्केल फैक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो किसकी लेंथ हम ज्यादा करेंगे वो आर्बिट्रेरी है, हमारी इच्छा पर आधारित है। हम किसी को भी ज्यादा लेंथ का और कम लेंथ का ले सकते हैं। लेकिन एक बार जब हमने फेजर को ड्रॉ कर दिया है तो ये जो फेजर की लाइन है वो करंट के मैग्नीट्यूड को एम्पियर में रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को वोल्ट्स में रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों लाइन का जो रेशो है वो हमारे इंडक्टिव सर्किट की करंट रोकने की प्रॉपर्टी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। जरा समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई में एक आइडियल प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, एक ऐसा इंडक्टर हो जिसकी कॉइल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और कोर में किसी भी तरह के आयरन लॉसेज नहीं हो। ऐसी इंडक्टिव कॉइल में पावर किस तरह से वेरी करती है उसे समझते हैं। हमें पता है कि सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट जो समय के साथ लगातार साइनोसॉइडल बदल रहा है और वोल्टेज भी जो साइनोसॉइडल बदल रही है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का जो ये करंट और वोल्टेज का वेरिएशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का, उन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उनका प्रोडक्ट मेरे सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। और अगर मैं एक इंडक्टर कॉइल में साइनोसॉइडल एक्साइटेशन देता हूं तो कोसाइनोसॉइडल वोल्टेज उसके सिरों पर लगानी होती है। अगर मैं वोल्टेज और करंट के इस मैथमेटिकल
पॉलिटिकल इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के टिक्नोमेट्रिक रिलेशंस को मल्टीप्लाई करूं तो ये Vm Im sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी हो गया है। और मुझे पता है sin 2 ओमेगा टी होता है 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो मैं sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी प्रोडक्ट की जगह लिख सकता हूं sin 2 ओमेगा टी बाई 2। Vm बाई रूट 2 होता है Vrms और Im अपॉन रूट 2 होता है Irms, तो मैं Vm Im बाई 2 की जगह इंडक्टर की RMS वोल्टेज और RMS करंट के प्रोडक्ट को लिख सकता हूं और मैं पाता हूं कि मेरे एक इंडक्टर सर्किट की जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो एक डबल फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडल वेरिएशन हो गई है टाइम के साथ, जिसका पीक मैग्नीट्यूड RMS वोल्टेज और RMS करंट का प्रोडक्ट है। और ऐसे साइनोसोडल पावर वेरिएशंस में जो एक इंडक्टर कॉइल में अल्टरनेटिंग सर्किट में बनेगी, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर के आइडेंटिकल सेक्शंस होंगे और फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 होगी। एक आइडियल इंडक्टर में ये जो ऑरेंज कलर का साइनोसोडल करंट एक्साइटेशन से जो शान कलर में वोल्टेज बनती है वो करंट से 90 डिग्री फेज में आगे है, और करंट और वोल्टेज दोनों के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से जो डबल फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडल पावर वेरिएशंस है वो यहाँ काली वेव से शो की हुई है। नीले फ्रेम में जो दो वेरिएशन शो किए हुए हैं उसमें पहले नीले फ्रेम में करंट एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, जबकि दूसरे नीले फ्रेम में करंट दूसरी डायरेक्शन में लगातार अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है। एक इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ही केस में जब समय इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इस कंडीशन में सोर्स से एनर्जी इंडक्टर को मिल रही है तो पावर जैसा यहाँ काले कर्व में दिख रहा है पॉजिटिव है। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इस क्वार्टर साइकिल में करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पावर पॉजिटिव है, जबकि दूसरे नीले फ्रेम में करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव हैं और दोनों का प्रोडक्ट पावर पॉजिटिव है। हमने देखा कि नीले फ्रेम में इंक्रीजिंग करंट के समय इंडक्टर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए और दूसरे नीले फ्रेम में दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए एनर्जी को स्टोर कर रहा है। वहीं इस लाल फ्रेम में इंडक्टर का करंट और उसके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घट रही है, और ऐसी स्थिति में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो वापस जब सोर्स को रिलीज होती है तो पावर नेगेटिव है। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज इंस्टेंटेनियस नेगेटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है। यहां दूसरे लाल फ्रेम में भी हम यही बात वेरीफाई कर सकते हैं कि इंडक्टर का करंट दूसरी डायरेक्शन में जब डिक्रीज हो रहा है तो उल्टी डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड अपनी एनर्जी को रिलीज करके वापस सोर्स को दे रहा है, और करंट नेगेटिव है, वोल्टेज इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट ये काली कर्व नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव पावर के समय इंडक्टर अपनी करंट को बढ़ाते समय एनर्जी को स्टोर करता है, और नेगेटिव पावर के दौरान जब इंडक्टर का करंट डिक्रीज होता है तो वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को वापस सोर्स को दे देता है, और दोनों पॉजिटिव सेक्शन और नेगेटिव सेक्शन पावर के सिमेट्रिकल हैं, तो जितनी एनर्जी उसने स्टोर की उतनी उसने रिलीज कर दी, तो एवरेज पावर कंजम्पशन इंडक्टर में 0 है। एक आइडियल इंडक्टर में ऑरेंज कलर से जो करंट का साइनोसोडल वेरिएशन शान हाईलाइट में 90 डिग्री फेज में लीड करता हुआ करंट वेरिएशन करता है, तो दोनों करंट और वोल्टेज के पास RMS वैल्यू है, लेकिन यहाँ ये जो डबल फ्रीक्वेंसी का साइनोसोडल वेरिएशन पावर का बना है उसकी एवरेज पावर 0 होने के कारण यहाँ सर्किट में सोर्स की पावर सिर्फ एनर्जी को स्टोर और रिलीज कर रही है। सोर्स और इंडक्टर के बीच में हमारी एनर्जी टू एंड फ्रो हो रही है, इंडक्टर नेट पावर कंजम्पशंस नहीं कर रहा है। इस तरह के सर्किट एलिमेंट्स जिनमें करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, करंट और वोल्टेज होने के बावजूद भी पावर कंजम्पशन नहीं है, ऐसे सर्किट एलिमेंट को हम रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो पावर एनर्जी को स्टोर और रिलीज करती है इस तरह की पावर को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो एक शुद्ध प्रेरक तो है, वो प्रतिघातीय अवयव है, वो धारा और विभव होने के बावजूद भी शक्ति व्यय नहीं करता, वो सिर्फ ऊर्जा का संचय और निकास करने का काम करता है। ऐसे प्रतिघातीय अवयवों में एनर्जी की कंजम्पशंस नहीं होती है, और इनकी वोल्टेज और करंट से जो पावर बनती है उस तरह की पावर को हम रिएक्टिव पावर या प्रतिघातीय शक्ति या कार्यहीन शक्ति कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड करता है लेकिन एवरेज पावर कंजम्पशन 0 करता है, अर्थात एक इंडक्टर रिएक्टिव एलिमेंट है अल्टरनेटिंग सर्किट का, और उसकी करंट को रोकने की क्षमता जो करंट के फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड करती है उसे
उसे हम प्रतिघात कहते हैं। ये प्रतिरोध से भिन्न है। ध्यान रहे, प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में व्यय कर देता है, वो एनर्जी को कंज्यूम करके हीट प्रोड्यूस कर देता है, जबकि इंडक्टर बढ़ते करंट के समय मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगा और घटते करंट के समय वही स्टोर्ड एनर्जी पूरी की पूरी रिलीज कर देगा। वो एवरेज पावर कंजम्पशन, नेट एनर्जी कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करता है। तो ऐसे सर्किट में जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है तो वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू के प्रोडक्ट को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, और रिएक्टिव पावर को हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मेजर करते हैं। हम V की जगह आई एक्सएल अगर लिखें तो रिएक्टिव पावर को आई स्क्वायर एक्सएल भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे, बिल्कुल इसी तरह की प्रॉपर्टी कैपेसिटर की थी, जहां करंट 90 डिग्री लीड करते समय बढ़ती वोल्टेज के समय एनर्जी स्टोर और घटती वोल्टेज के समय एनर्जी रिलीज हो रही थी, और उस तरह के सर्किट की पावर को भी हमने प्रतिघातीय शक्ति, रिएक्टिव पावर या कार्यहीन शक्ति कहा था। और वो जो रिएक्टिव पावर थी वो V स्क्वायर अपॉन XC थी, ये आई स्क्वायर एक्सएल है। और दोनों सर्किट में जो कार्यकारी शक्ति है, एवरेज पावर है, वो 0 है, क्योंकि हमें पता है एसी सर्किट में पावर होती है आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के फेजर के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल होता है उसका कोसाइन है। यहां वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है, तो cos 90 0 होने के कारण एक प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होने के कारण उसमें आरएमएस वोल्टेज भी है, आरएमएस करंट भी है, फिर भी एवरेज पावर 0 होगी। एक इंडक्टर कॉइल में कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही उसमें करंट को चेंज करना समय के साथ मुश्किल हो जाएगा। तो करंट का जो टाइम वेरिएशन है वो ज्यादा वोल्टेज की डिमांड करेगा, और अगर कोई सर्किट ज्यादा वोल्टेज डिमांड कर रहा है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है तो करंट के बदलाव का समय कम हो जाएगा, और कम समय में करंट को बदलाव करने के लिए अगेन हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिएगी, और ज्यादा वोल्टेज डिमांड करने वाले इस प्रॉपर्टी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने से या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने से सेम करंट फ्लो के लिए हमें वोल्टेज की डिमांड ज्यादा होगी। आशा है इस वीडियो से आप एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में प्योर इंडक्टर किस तरह का बिहेव करता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या क्लास 12th की फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग प्लेजर के साथ। थैंक यू वेरी मच।